दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत पर 5 प्रश्न। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए यह हमारा 5वां असाइनमेंट है और मैथ का दूसरा असाइनमेंट है। ये पांचों क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भेज चुका हूं। जो लोग अभी तक हमारे फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके माध्यम से आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में शुरुआती 10 ओवर में रन रेट 3.2 है। 282 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 40 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे रन रेट तो आप सभी को मालूम होगी क्या होती है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जान लें। रन रेट होती है एक ओवर में एवरेज कितने रन बनाए जा रहे हैं, औसतन एक ओवर में कितने रन बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए 2 ओवर अभी फेंके हैं और उनमें 12 रन बन चुके हैं, इसका मतलब है एक ओवर में 6 रन, यानी रन रेट अभी 6 की चल रही है। 4 ओवर फेंके हैं और 20 रन बने हैं, तो 20 में 4 का भाग दे देंगे, यानी कि 5 की रन रेट चल रही है। ये होती है रन रेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमको देखो 282 रन का लक्ष्य है। इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए औसत का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। औसत क्या होती है, एक तो जितने भी आंकड़े होते हैं उन सबका योग, यानी कि कुल रन हो गए यहाँ पर, और आंकड़ों की संख्या यानी कितने ओवर हैं वो हो गए। तो यहाँ पर औसत या फिर यहाँ इस सवाल के लिए कह लेंगे रन रेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रन रेट का फॉर्मूला। अगर रन रेट का ये फॉर्मूला है तो कुल कितने रन बने हैं ये कैसे मालूम चलेगा, ये ऐसे मालूम चलेगा। देखिए, रन रेट बराबर कुल रन्स बटे ओवर। ठीक है, तो रन कितने हो जाएंगे, रन ऐसे हो जाएंगे, यहाँ इसका पक्षांतर करो, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो रन्स बराबर ओवर इंटू रन रेट, यानी कितने ओवर हो गए उसमें रन रेट का गुणा कर देंगे तो हमारे रन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 ओवर में कितने रन बने ये निकालना है सबसे पहले। देखिए 10 ओवर में जो रन रेट चल रही थी, सवाल में दे रखा है आपको कितनी रन रेट थी आपकी 3.2। तो 10 ओवर की रन रेट है 3.2। तो 10 ओवर में कितने रन बने सबसे पहले अगर हम ये निकाल लें तो हमको फिर मालूम चल जाएगा कि बाकी के 40 ओवर में हमको कितने रन बनाने हैं। जब हमको ये मालूम चल जाएगा तो हम उसकी रन रेट भी निकाल लेंगे कि 40 ओवर में इतने रन बनाने हैं और इस रन रेट से बनाने हैं। ठीक है, रन रेट हमको निकालनी है अगले 40 ओवर की, तो हमको मालूम होना चाहिए कि अगले 40 ओवर में रन कितने बने हैं। तो पहले 10 ओवर के रन हम निकाल लेते हैं। देखिए रन कैसे निकालेंगे, ओवर गुणा रन रेट। तो 10 ओवर हैं शुरुआती 10, रन रेट है 3.2, इनका गुणा किया तो 32 रन। तो 32 रन बने आपके शुरुआती 10 ओवर में। अब हमको टोटल 50 ओवर में कितने रन बनाने हैं, हमारा लक्ष्य क्या है 282 रन। जब 50 ओवर में 282 रन बनाने हैं तो 40 जो ओवर बचे पीछे के उनमें कितने रन बनाने होंगे, 32 रन तो हम बना ही चुके हैं। तो 282 में से हम 32 को घटा देंगे। घटाया कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 250 रन, यानी कि अगले 40 ओवर में हमको 250 रन बनाने हैं। 40 ओवर में बनाने हैं 250 रन, तो रन रेट क्या होगी हमारी, देखिए कुल रन बटे ओवर। यहाँ से अपन ने भाग दे दिया, 25 का 4 में भाग दिया, कितना आया, 2 से काटा तो आया 12.5, फिर 2 से काटा तो 6.25, यानी 6.25। इतने रन प्रति ओवर हमको बनाने हैं, ये हमारी रन रेट हो जाएगी। तो हम 282 रन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ABC का औसत वजन है आपका 45 किलो एवं AB का औसत वजन 40 किलो, A और B का अलग से औसत वजन दे दिया है, फिर B व C का औसत वजन दे दिया है 43 किलो, फिर B का वजन पूछ लिया है, तब B का वजन बताइए। दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न होता है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कभी वजन के हिसाब से, कभी नंबर के हिसाब से, कभी किसी और टर्म के हिसाब से, कि आपको 3 आंकड़ों का औसत दे दिया जाता है, फिर अलग अलग करके 2 आंकड़ों का औसत दे देते हैं और बीच वाला आंकड़ा आपसे पूछ लेते हैं। हमेशा वही आंकड़ा पूछेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, आपको अलग अलग किसके औसत दिए हैं, B और C का औसत दिया है और A और B का औसत दिया है, यानी यहाँ पर कॉमन क्या है B। तो हम केवल इसी का वैल्यू निकाल पाएंगे, इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे कि B की वैल्यू क्या है। तो यही सवाल में उन्होंने पूछा है कि B का वजन बताइए। तो चलिए हम निकालते हैं B का वजन कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमको पता है औसत क्या होता है,
कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, यानी कि औसत वजन क्या हो जाएगा, कुल वजन यानी जितने लोग हैं उनका वजन और कितने लोग हैं उनकी संख्या। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, ए बी सी का औसत वजन दिया है, तो हम ए बी सी का औसत वजन निकाल लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 45 किलो। तो हमको ए बी और सी तीनों का जोड़ मिल जाएगा। तो तीनों के वजनों का जोड़ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे लोग कितने हैं 3। अब इसको हमने यहाँ पे यहाँ चला गया, गुणा हो गया, तो ए बी सी कितना मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी हमको मिल गया 45 में 3 का गुणा हुआ, ये यहाँ पहुँचा तो मिल गया 135। इसी प्रकार से हमको दिया बी और सी का औसत वजन 43 है, तो 43 बराबर क्या लिख लेंगे, बी प्लस सी बटे 2। तो बी प्लस सी कितना मिल जाएगा हमको, बी प्लस सी मिल जाएगा 43 गुणा 2 यानी कि 86। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे, हमको देखो सी और ए का दिया है, ए और बी का दिया है 40, तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर हो जाएगा 40, यानी कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 80। ये 2 का यहाँ पे 40 में गुणा हुआ। अब दोस्तों इन 3 समीकरणों से हमको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ये 3 समीकरणों को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 135 दिया है, यहाँ b प्लस सी 86 दिया है, a प्लस बी दिया है 80। अब अगर हम नीचे के दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा a प्लस सी प्लस 2b मिल जाएगा कि नहीं दोस्तों। a प्लस 2b हो गए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 80 धन 86 166 इतना हो गया। अब दोस्तों देखो, अब इसमें हमको एक चीज़ मालूम है, वह चीज़ क्या है, फाइनली दोस्तों हमको ये 2 इक्वेशन मिल गई कि ए बी सी का जोड़ 135 है, a प्लस 2b प्लस सी का जोड़ 166 है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसमें देखें दूसरे वाले समीकरण में पहला वाला समीकरण को घटा देते हैं, तो चलिए इसमें से घटा देते हैं, सेकेंड -1 कर देते हैं। तो a प्लस 2b प्लस सी ये बराबर हो गया 166, ये हो गया 135। अब इसमें से हम घटा देते हैं, ये घटाया, ये पूरा चला गया, ये भी पूरा चला गया, 2b में से 1b गई तो अपना b आ गया। अब इसमें से हम घटाएंगे, कितना हुआ 1 और 3, ये 0, यानी b बराबर आ गया हमारा 31, यानी कि b का वजन जो है वह कितना हो जाएगा, 31 किलोग्राम हो जाएगा, यानी अपना ऑप्शन डी सही है, 31 किलोग्राम अपना डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त होते हैं, यदि 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त होते तो नया औसत बताइए। दोस्तों इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और पूरे फुल मेथड से भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए औसत उन्होंने पहले बता दिया 75 अंक है, अब कह रहे हैं कि 5वें सब्जेक्ट में 80 अंक आ गए तो उसका नया औसत क्या हो गया, ये पूछ लिया। इस प्रकार का भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बस आंकड़ों की हेर फेर कर दी जाती है। सबसे पहले देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड में, यानी कि जो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। तो देखो आपको औसत निकालना है, तो औसत में क्या होता है, कुल अंक बटे सब्जेक्टों की संख्या पे। तो शुरू में सब्जेक्ट कितने हैं 4 और औसत है अपना 75, यहाँ पे लिख दिया। तो अपन को कुल अंक पता चल जाएंगे, कुल अंक अपने कितने हो जाएंगे, कुल अंक बराबर हो जाएंगे 75 गुणा 4, इसका गुणा करेंगे 75 दूनी 150 और उसका डबल कर देंगे यानी कि 300 नंबर हो जाएंगे कुल। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे वो कह रहे हैं कि अगर 5वें सब्जेक्ट में उसको 80 नंबर मिले तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अभी 4 सब्जेक्ट में उसके नंबर थे 300, 5वें में उसको मिल गए 80, तो उसके टोटल नंबर कितने हो गए 380। इनका एवरेज निकालना है तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि अब सब्जेक्ट हो गए हैं 5। तो जब हम 380 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 76, यानी अब नया औसत हो गया अपना 76, यानी हमारा आंसर कितना होगा 76। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, कैसे, आइए देखते हैं। हमको पता है कि पहले अपना औसत कितना था 75, पुराना औसत, ठीक है। तब लोग कितने सब्जेक्ट थे, 4 विषय थे,
अब क्या है, एक और नया विषय आया, उसमें उसको 80 नंबर मिले, 80 नंबर मिले। अब विषय कितने हो गए, 5 विषय। अगर इसको 75 अंक ही मिलते इसमें तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चारों अपन ऐसा मान सकते हैं कि चारों में 75 75 75 75 मिले हैं। अब अगर उसको 5वें सब्जेक्ट में भी 75 ही मिलते तो औसत अपना 75 ही रहता। तो हमने मान लिया कि उसको 5वें सब्जेक्ट में 75 ही मिले, ठीक है, तो अपना औसत है, अभी नया औसत भी अपना 75 हो जाएगा। लेकिन अब उसको 80 नंबर मिले हैं, यानी उसको कितने ज़्यादा मिले हैं, 5 नंबर ज़्यादा मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं 5 नंबर। अब ये जो 5 नंबर ज़्यादा हैं ये सब में बटेंगे, औसत का यही काम होता है, सब में बटता है बराबर में। तो देखो 5 सब्जेक्ट है, सब में 1 1 बटेगा, 1 1 1 1 1। जब सब में 1 1 बटेगा तो औसत है वो 1 बढ़ जाएगा। पहले सब कितने थे, 75 75 75 75, अपन ऐसा मान सकते थे सभी 75 75 थे। लेकिन जब ये 5 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, सबको 1 1 मिल जाएगा, 1 1 1 1, तो सब हो जाएंगे 76 76 76 76 76। ऐसा है नहीं कि सब में 76 ही 76 आए हैं, लेकिन औसत का ये कंसेप्ट होता है बराबरी में बंटवारा। तो यहाँ पर अपना नया औसत कितना हो जाएगा, 76। तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देख लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर उसको 70 नंबर मिले होते तो हम देख लेते औसत से 5 कम है, तो हम हर एक सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर घटा देते तो अपना औसत आ जाता 74, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो 85 नंबर मिले होते उसको, तो 10 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो सब में 2 2 बढ़ा देते तो अपना औसत हो जाता 77। इस तरीके से अपन डायरेक्टली प्रश्न को कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में कहा गया है 3 लड़कों की औसत उम्र 15 साल है, इनके उम्र 3:5:7 के अनुपात में, इनमें से सबसे बड़े लड़के की उम्र बताइए। दोस्तों 3 लड़के हैं जिनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो सबसे बड़ा लड़का है वो कौन सा है, 7 वाला, क्योंकि 7 सबसे बड़ी है, सबसे छोटा है 3 वाला। इनकी एवरेज आयु कितनी दी है आपको, 15 साल। तो हम देखो अनुपात के कोई भी क्वेश्चन को यूनिट से सॉल्व करते हैं, यूनिटरी मेथड से। तो हम मान लेते हैं कि ये पहला बच्चा 3 यूनिट का है, दूसरा 5 यूनिट का है और तीसरा 7 यूनिट का है। अब हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपन को 7 यूनिट पता चल जाएगा, जो कि अपना आंसर होगा। तो हम इन पहले यूनिट में इनका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत कैसे निकालेंगे, इन तीनों का जोड़ बटे 3। तो इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट धन 5 यूनिट धन 7 यूनिट, कितना हो जाएगा, 3 5 8 7 15 यूनिट बटे 3, यानी ये हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट हो जाएगा इनका औसत। ये तो औसत हमने यूनिट में निकाला। अब ये औसत किसके बराबर है, सवाल में दिया है औसत है 15 वर्ष, यानी ये 5 यूनिट बराबर है 15 के। तो इसकी सहायता से हमको क्या मिल जाएगा कि 5 यूनिट बराबर 15 साल, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 5 साल, ये चीज़ हमको मिल गई। इससे हमको क्या फ़ायदा हो गया, ये चीज़ मिलने से दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट। तो ये जो चीज़ हमें मिली, 1 यूनिट बराबर 3 साल, 1 यूनिट बराबर कितना है, 3 साल। तो अब हम प्रत्येक बच्चे की आयु बता सकते हैं, कैसे, 3:5:7, यानी 3 यूनिट, यानी कि 3 त्रिका 1 यूनिट बराबर 3, 9 ईयर 9 साल। दूसरे की 5 यूनिट, यानी 5 तिया 15, 15 साल का है। तीसरा कितने का है, जो कि हमारा आंसर है 7 यूनिट, 7 तिया 21, यानी 21 साल का है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिटरी मेथड बहुत सरल मेथड है, इसमें आप किसी झंझट में नहीं पड़ते। तो इसी से आप करें इसको। शुरू में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है यूनिटरी मेथड समझने में, लेकिन बाद में आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम बचता है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। दोस्तों आखिरी प्रश्न देखने के पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो अभी कोऑपरेटिव बैंक में जॉब्स आई हैं, उसके लिए क्या आप लोगों ने अप्लाई किया है? अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियोस बनाएंगे। उसका जो प्री है वो 80 क्वेश्चंस का है, जिसमें मैथ और रीजनिंग ही पूछा जाएगा और पूरा बैंकिंग के पैटर्न पे होने वाला है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी। अभी राम, श्याम और मोहन की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लें, मान लीजिए मेरी अभी आयु 10 साल है,
और मेरे भाई की आयु 12 साल है, तो हम दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 10 धन 12 बटे 2 हो जाएगा कि नहीं? ऐसा ही तो होगा, 10 धन 12 बटे 2 यानी कि 11, 22 बटे 2, 11 साल हमारी औसत आयु हो जाएगी। अब आज से 4 साल बाद देखी जाएगी औसत आयु। पूछे कि 4 साल बाद आप दोनों लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 4 साल डायरेक्टली इसमें जोड़ देंगे, 15 साल हो जाएगी। अब यहाँ से करके भी देख लो, 4 साल बाद मेरी 14, भाई की 16 बटे 2, इससे भी आपको आ जाएगा 30 बटे 2 यानी 15 वर्ष, ऐसे भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो कि नहीं? तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि दोनों की में बराबर आयु का जो आयु बढ़ी है दोनों की 4-4 साल। यही कंसेप्ट इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी कि 5 साल पहले राम श्याम की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो अभी औसत आयु राम और श्याम की कितनी होगी? राम प्लस श्याम बटे 2, इनकी औसत आयु 5 साल पहले 20 साल थी, अब कितनी हो जाएगी? 25 साल हो जाएगी कि नहीं? तो इन दोनों की 25 साल हो जाएगी। एक चीज़ हमको समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, तो इससे हमको मालूम चल जाएगा कि राम और श्याम की टोटल आयु अभी कितनी है? राम प्लस श्याम बराबर 50। एक इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अभी राम श्याम व मोहन की औसत उम्र 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? अभी की वो मोहन की उम्र नहीं पूछी। अब देखिए, अब हम सवाल में क्या करते हैं, राम श्याम और मोहन इन तीनों की औसत उम्र कितनी होगी? राम श्याम मोहन की उम्र बटे 3 बराबर 30 वर्ष बताया है सवाल में, क्या कि नहीं? यहाँ से अपन गुणा भाग कर लेंगे, राम श्याम मोहन, ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा कि नहीं? अब दोस्तों एक चीज़ तो हमको पता ही है, क्या चीज़ पता है हमको पता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है? 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे, 50 प्लस मोहन की आयु बराबर 90, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 90 में से 50 गया 40 साल, 40 साल हो जाएगी वर्तमान में मोहन की आयु, ठीक है। ये हो गई वर्तमान में मोहन की आयु, लेकिन सवाल में वर्तमान की आयु पूछी है क्या? नहीं पूछी है वर्तमान की आयु। सवाल में पूछा गया है कि मोहन की 10 साल बाद की आयु बताओ, तो अभी वर्तमान में जब 40 है तो 10 साल बाद की आयु हो जाएगी 50 साल, ठीक है। इसमें आपको इसमें कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां हम इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली व्यापम की अलग अलग परीक्षाओं, SSC CGL और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए हम रेगुलर क्लास चालू करेंगे। तो दोस्तों जय माता दी, धन्यवाद।